बच्चों नमस्ते। कल हमने लोक भारती कक्षा 10वीं पाठ तीसरा वारे हमदर्द पहले पीरियड में ये निबंध का कुछ भाग के बारे में हमने चर्चा की थी। हमने समझ लिया है। आज आगे वाला जो भाग है वो हम देखेंगे। लेखक घनश्याम अग्रवाल जी ने इस निबंध में ये कहा, कभी कभी हमदर्दी भी रोगी की मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है। वैसे अपने समाज में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की परंपरा है और उससे मरीज को खुशी भी होती है। लेकिन यही परंपरा से ये जो लोग हमदर्दी जताने आते हैं तो वो कभी कभी रोगी की मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है। ये इस निबंध में समझाया है। अब लोग मिलने के लिए जाते हैं तो अपने फुसर से जाते हैं, कभी एहसान चुकाने के लिए जाते हैं। ऐसी अवस्था में जो सोनाबाई है वो अपने बच्चे के साथ लेखक को मिलने के लिए जाते हैं और जाते ही जैसे कि चिड़ियाघर में बंदर दिखा रही है उसी प्रकार लेखक की ओर इशारा करके क्या कहती है, ये देखो चाचा जी। यहां तक हमने देखा था। अब आगे चलकर जब सोनाबाई अस्पताल में जाती है तो जाते जाते ही कुछ ही समय में बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। अने सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ अस्पताल मिलने आई है। अब बच्चे को तो उतना ज्ञान नहीं होता है, वे अबोध होते हैं। लेकिन बड़े आदमी को, बुजुर्ग आदमी को समझना चाहिए कि ऐसी अवस्था में हम बच्चे को लेकर नहीं जाना चाहिए। अब एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। कथकली ये एक डांस का प्रकार है। अने हाथ में छोटी लड़की ने दवा की शीशी ली और डांस करने लगी। अब देखिए, हाथ से अगर दवा की शीशी गिर जाती है तो वो क्या टूटेंगी नहीं, दवा जमीन पर गिरेगी नहीं। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूं कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। देखो मजे की बात कैसी है। अनेक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर चढ़ा, तीसरी कथकली डांस करने लगी दवा की शीशी लेकर, और चौथा क्या करने लगा कि जो लेखक की टांग थैली के साथ लटकी हुई थी वह थैली के साथ वह बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। 4 लड़के 4 क्रियाएं कर रहे हैं। मैं उसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। अब लेखक का तो ध्यान गया ही है वह लड़की के तरफ कि एक अपनी दवा की शीशी ली है। अब लेखक मना करने वाले ही थे। उतने में ही उस लड़की ने वह शीशी को जमीन पर पटक दिया। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई, दवा गई समझो बीमारी गई। उसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई ये कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। अब देखिए, अब लड़की ने दवा की शीशी तो पटक दी। अब सोनाबाई को गुस्सा आया। वो क्या करती है, घूर कर देखती है। घूरना इन्हें क्रोध से देखना। तो
लेकिन हंसते हुए कहती है कि भैया अब पेड़े खिलाओ, क्योंकि दवा की शीशी गिर गई है। दवा गिरना ये शुभ काम होता है। ये कौन कहती है? सोनाबाई। यानी सोनाबाई की ये मान्यता है कि अगर दवा की शीशी पटक जाती है तो दवा की शीशी पटकना ये शुभ कार्य है। और हंसते हुए कहती है दवा गई समझो बीमारी गई। यानी यहाँ पे विनोद है, ऐसा होता नहीं। ये जो बात है ये बात वैसी इसमें कोई तथ्य नहीं है, लेकिन सोनाबाई अपने मन से कहती है कि भैया आप पेड़े खिलाओ क्योंकि दवा गिरना शुभ होता है। यानी कौन सी मान्यता दी उसने? दवा गिरना यानी शुभ होता है, और दवा गई तो बीमारी गई। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। फिर बाद में वह 2 घंटों के बाद, देखो मरीज को मिलने के लिए जाते हैं लोग, तो कितना देर वहां पे रुकना चाहिए, कितना समय वहां पे रहना चाहिए, इसका कोई अंदाज नहीं लगाते। अपने दिल से आते हैं, अपने मन से आते हैं और अपने मन से जाते हैं। और ये भी कह कर गई कि फिर मैं आऊंगी। ये कहने के बाद लेखक मन ही मन कांपने लगे, घबराए गए। कुछ लोग तो कुछ लोग तो कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। यानी देखो लेखक कहते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं? औपचारिकता यानी मिलने के लिए आते हैं, केवल एक औपचारिकता निभाने के हेतु आते हैं। अब देखिए आते तो है, लेकिन कोई कोई तो ये औपचारिकता की जो हद होती है, जो सीमा होती है, हद है नहीं सीमा, वह भी तोड़ डालते हैं। विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। यानी देखो लेखक के अनुसार लेखक कहते हैं कि कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते, सीमा को पार कर देते, और विशेषताएं जो दूसरे गांव से आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगे। अब यहाँ पे लेखक बड़े व्यंग्य से क्या कहते हैं कि कोई लोग तो अपनी औपचारिकता निभाने के लिए अपनी हद तोड़ जाते हैं। ये एक उदाहरण के साथ लेखक ने यहाँ पे बताया। एक दिन अस्पताल के सामने एक टैक्सी रुकी। अब रुकने के बाद क्या क्या हुआ, उसमें से एक व्यक्ति सामने आई। टैक्सी से निकलकर सीधे अस्पताल आते ही वह व्यक्ति ने मेरी छाती पर सिर रखा और औंधा पड़ रोने लगा। यानी उल्टा रोने लगा। औंधा यानी उल्टा। क्या कहने लगे? यानी देखो पहले टैक्सी से बाहर एक व्यक्ति आई, आते ही उसने लेखक के छाती पर सिर रखकर रोने लगे और कहने लगे, क्या कहने लगे? हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। देखो ये 4 बातें बताई है लेकिन टैक्सी से आदमी आए, सीधा अस्पताल आते ही वो लेखक के छाती पर सिर रखता है और रोने लगता है, और क्या कहता है? हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। यानी बड़े व्यंग्य की बात है। वह व्यक्ति सीधा आता है और अपना ही मरीज समझकर, अपना ही रिश्ता समझकर, अपना ही रिश्तेदार समझकर लेखक के छाती पर सिर रखता है और रोने लगता है, और गाड़ी वाले को गाली भी देता है। हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश। यानी एक बड़ी व्यंग्यात्मक यहाँ का वर्णन, एक उदाहरण लेखक यहाँ बताते हैं। लेखक कहते हैं
मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? अब देखिए, लेखक है, लेखक को बड़ी होशियारी से कहते हैं, मैं दिल में क्या कहते हैं, अरे जो मुझे हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़गड़ाए रोता है। वह इधर उधर कुछ भी नहीं देखता, सिर्फ आते ही अपनी औपचारिकता प्रस्तुत करता है और कुछ न देखते हुए ना मरीज को देखता है ना कुछ देखता है, सीधा वो रोना शुरू करता है। और फिर उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। देखो, वह आते ही उसके छाती पर सर रखकर वो रोने लगता है, ना उसकी पहचान है ना कुछ है, और बोल भी देता है, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वाले का सत्यानाश हो। लेकिन जब लेखक कहते हैं, अरे भाई मुझे हुआ सो हुआ, लेकिन आपको क्या हुआ कि आप रो रहे हो? फिर उसने अपना सिर उठाया और मेरे आंखों से आंख मिलाई। तो क्या हुआ? दोनों आपस में अपरिचित थे, यानी रोने वाला का लेखक कोई रिश्ता नहीं था। तो एकदम तो चुपचाप हो गया और भी धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। यानी वो और क्या करता है, हंसते हंसते बोलता है कि भाई माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। क्या ये हमदर्दी जताने का तरीका है? कितनी हंसी है, कितना विनोद है। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है, यानी वह किसे मिलने आया था? गुप्ता जी को। और मिले किसको? अपने लेखक घनश्याम अग्रवाल को। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि ना आदमी को पहचानते हैं ना देखते हैं, सीधा आते हैं और अपनी औपचारिकता इतनी बड़े से निभाता है कि रोना ही शुरू कर देता। और फिर बाद में जब पता चलता रही है भाई मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो वही कहते हैं कि भाई मुझे माफ करना, मैं गलत कमरे में आया हूँ, शायद मेरा रिश्तेदार बाजू वाले बगल के कमरे में हो। हे, अच्छा भाई माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। अब देखिए, वह वहीं बाजू के कमरे में गया और इसी प्रकार लेखक के छाती पर सर रखकर जिस प्रकार वो जोर जोर से रोने लगा था, उसी प्रकार उन्होंने रोना शुरू किया और वही आवाज, पहचानी हुई आवाज लेखक को सुनाई देती है। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। अब देखिए, यहाँ पे भी बहुत हंसी की बात है। यानी वह व्यक्ति टैक्सी से आता है, टैक्सी खड़ी होते ही वह ड्राइवर को या टैक्सी का किराया न देते हुए सीधा अस्पताल में आता है और लेखक को ना देखते उसके छाती पर अपना सर रखकर बहुत जोर जोर से रोना शुरू करता है। अब लेखक की जो पत्नी है, इसे लगता है अरे भाई ये करीब का रिश्ता है, इसलिए तो ये जोर जोर से रो रहा है। अब वो टैक्सी वाला आवाज देता होगा, वह बेचारी बाई गई, लेखक की पत्नी गई और वह टैक्सी वाले को उसका भाड़ा किराया दे दिया। अब देखिए, लेखक यहाँ पे कहते हैं कि वो व्यक्ति तो आया है, उसका तो मुझे थोड़ा ना थोड़ा गुस्सा आया ही है। अब गुस्सा तो आने वाला ही है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो गुस्सा आता ही है। लेकिन लेखक ये कहता है कि उस व्यक्ति का ज्यादा गुस्सा मुझे नहीं आया जो कि मेरे पत्नी का है। अब ऐसा क्यों कहा था उसने? क्योंकि मेरे पत्नी ने कोई बात न जानते हुए उस व्यक्ति का टैक्सी का किराया दिया। अब टैक्सी का किराया दिया, पैसे तो अपने गए, ना कोई पहचान है ना कोई रिश्ता है। हमदर्दी जताने वालों में
वे लोग जरूर आएंगे, हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। अब यहाँ पे लेखक और एक दूसरी बात कहते, क्या कहते कि हमदर्दी जताने वाले लोग जरूर आएंगे। वास्तव में वह जब रहते हैं तो उसका रिश्ता कोई अच्छा नहीं होता, उसके संबंध यानी रिलेशन कोई अच्छा नहीं होता है, लेकिन ऐसे वक्त पर अपनी हमदर्दी जताने के लिए आते हैं। और लेखक कहते हैं कि जिसका हम चेहरा नहीं देखना चाहते वे भी लोग आते हैं हमदर्दी दिखाने के लिए। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। अब यहाँ पे जो लेखक है, ये लेखक कहते हैं कि हमदर्दी जताने वाले जरूर आएंगे कि जिनका हम चेहरा भी नहीं देखना चाहते। अब लेखक कहते हैं कि ऐसे ही हमारे गांव में एक क्या है, कवि है जिसका नाम श्री लपकानंद है। अब उनकी बेतुकी यानी जिसका कोई तुक न हो, कोई अर्थ न हो, कोई अच्छी न हो, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। समाज में ऐसे कोई लोग होते हैं, अगर उससे मिले ना तो अपना इतना समय लेते हैं, अपनी बातें इतनी कहती है, अपनी कविता इतनी कहती है कि दूसरे को ना कहने का मौका देते हैं, ना जाने की संधि देते हैं। तो इसलिए लेखक इसे क्या करते हैं, इसे दूर देखते ही वह अपना रास्ता बदल देते हैं। लेकिन अब इस वक्त कवि यहाँ आते हैं तो क्या लेखक भाग सकता है? नहीं, क्योंकि उसका पैर टूट गया है, एक टांग टूट गई है। जानता हूं जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। यानी उसके कविता में ना कोई अर्थ है ना कोई अच्छी है, लेकिन वो अपनी कविताएं 10-20 कविताएं पिलाए बिना, सुनाए बिना व्यक्ति को वो छोड़ता नहीं। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे, आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। अब देखिए, वैसा देखा तो लेखक इसे मिलना क्या करता है, टालते हैं। लेकिन अब दिन अने अपने बगल में एक झोला ने जिसको अपन थैला भी बोलते हैं, या पहले के जमाने में एक शबनम जिसे कहा जाता था, एक थैला ही है जो बड़ी तो इसी प्रकार वह आते ही क्या कहता है, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। देखो, ना इसे कोई किसी ने पूछा है, वो अपने आप कहता है कि भाई मैं 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। व्यस्त नहीं, अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से वचन देकर वो कहता है, सच कहता हूँ मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। यानी जब मुझे मालूम हुआ कि आपकी दुर्घटना हुई तो मैं आपके बारे में हमेशा सोचता रहा, लेकिन कवि सम्मेलन में अति व्यस्त होने के कारण मैं नहीं आ पा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में ये कविता बनाई। यानी बातमी सुनकर, दुर्घटना की बातमी सुनकर मुझे चिंता होने लगी, मैं आपके बारे में ही सोचते रहा, इसके कारण मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। और उसी समय मैंने इसी संदर्भ में एक कविता भी बनाई। ये कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। और इतना संवाद करके श्री लपकानंद जी अपने झोरी में से डायरी निकालते हैं और अपनी कविता सुनाने लगते हैं। अब उसने कविता की जो रचना की, तो कविता की रचना किस प्रकार की, असम की राजधानी है शिलांग, असम की राजधानी है
शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले, तेरे ही साइड थी रॉन्ग। अब लेखक को कविता सुनाने लगे। रात भर मुझे चिंता हुई, वही चिंता में मैंने एक कविता की रचना की और कहने लगे, असम की राजधानी है शिलांग, असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले, तेरे ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उसकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। अब लेखक को इसकी कविता तो कोई पसंद नहीं थी, क्योंकि पहले ही उसने कह दिया। वैसा तो लोगों को भी इनकी कविताएं पसंद नहीं थी, वह जबरदस्ती से सुनाते थे। अब यह भी कविता लेखक को सुनाई, और एक आंख, क्योंकि आंख में भी भाव होता है, आंख से भी बहुत सारे इशारे होते हैं, आंख से भी पता चलता है। तो कविता तो सुनाई, लेकिन उसकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। तू तो इसके पहले देखने के बाद ही भाग जाता था, लेकिन आज तो नहीं भाग सकते क्योंकि आपकी टांग टूट गई है। तो कविता मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, और सुनाई भी। इसलिए एक आंख पूछता है कि बोल बेटा कविता कैसी रही, और दूसरा आंख ये बोलता है कि अब तो मुझसे नहीं भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। विदा करना यानी निरोप देना, यानी मैंने जल्दी से चाय बुलाई, उसको पिलाई, और उसको कहा कि भाई यानी और फिर कभी मिलेंगे तो कविता सुनेंगे, ऐसा वादा किया। देखिए, ऐसा वादा किया और बड़े मुश्किल से उसको मैंने विदा किया, निरोप लिया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर। अब देखिए, ये इससे ये पता लगता है कि जो कोई मिलने आता है, जो हमदर्दी जताने आता है, हमदर्दी दिखाने आता है, उससे क्या लेखक का दुख कम हो गया। एक तो बॉटल गिराकर शीशी तोड़ डाली, दूसरा कविता जबरदस्ती से सुना रहा है, तीसरा जिसकी पहचान नहीं वो रो रहा है। अरे ना उसे नींद आती है, एक तो पहले से अरे मरीज को नींद नहीं आती, नहीं, और आती तो ऐसे लोग आते ही क्या करते, बीच में उसकी नींद तोड़ डालते। और इससे लेखक बहुत परेशान हुए, और परेशान होने के बाद आखिर में लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं, अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, अगर मुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। बेदर्द, बहुत दर्द देने वाले, उसको कोई अपनी फिक्र नहीं होती, अपनी फिक्र नहीं होती। और इसलिए भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान अगर मुझे दूसरी टांग तोड़नी यानी तोड़नी है तो जरूर तोड़ना। और देखिए, टांग तोड़ना पसंद है लेखक को, लेकिन हमदर्दी जताने वाले मिलने से बहुत नफरत करते, क्योंकि उसे मालूम हुआ कि ये जो लोग आते हैं केवल औपचारिकता निभाते हैं, आते हैं अपने फुर्सत से आते हैं तो अपनी कविता सुनाने आते हैं, है ना, एक प्रकार दर्द ही देते हैं। कहाँ दर्द कम करने वाले व्यक्ति आते हैं। तो इसलिए ये परंपराएं तो अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये परंपरा है ठीक है, लेकिन कोई नियम होना चाहिए। मिलने का समय निश्चित होना चाहिए, कितना समय वहां पे रुकना ये भी उसका तय करना चाहिए, यानी जिस आचरण से ये मरीज को कोई तकलीफ ना हो, ऐसा अगर सोचता है व्यक्ति और मिलने आता है, और पहले से उससे प्रेम करता है, पहले से उससे दुश्मनी करना, अच्छी बात नहीं करना और अस्पताल में मिलने के लिए जाना, क्या ये उचित है? नहीं। मानव ने समाज में रहते समय, आचरण करते समय दूसरे को प्रेम देना चाहिए, पहले से ही प्रेम से बातें करना चाहिए, पहले से अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। अगर व्यवहार न करते हुए ऐसे लोग अगर मिलने आते हैं तो उसकी हमदर्दी जो है वह पीड़ा देने वाली ही होती है। इस प्रकार यानी बड़े व्यंग्यात्मक भाव से, व्यंग्यात्मक
रूप से, बड़े व्यंग्यात्मक उदाहरण देकर इस पाठ में, इस निबंध में, क्योंकि ये हास्य निबंध है, ये निबंध में लेखक ने यह बताया है। तो देखिए यहाँ ये जो पाठ है ये समाप्त हो जाता है। तो आने वाले पीरियड में हम स्वाध्याय लेंगे। तो जो कोई मैंने आपको समझाया है उसका अर्थ तो इसके आधार पर स्वाध्याय समझने का, छुड़ाने का प्रयास करो। तो चलो यही अपन रुक जाते हैं, आने वाले पीरियड में स्वाध्याय ले लेंगे।